आमतौर पे ना जब हम किसी घर या परिवार की नींव की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अक्सर मजबूत दीवारें, ईंट, पत्थर या कंक्रीट। बिल्कुल, कोई भी ठोस चीज। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी परिवार का पूरा वजूद, उनका सम्मान, उनका समाज में टिके रहना बस एक कपड़े पर टिका हो। हाँ, केवल एक मामूली से मैले से सूती कपड़े के टुकड़े पर, तो कैसा लगेगा? आज की इस विस्तृत चर्चा में हम मशहूर कथाकार यशपाल की एक क्लासिक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही झकझोर देने वाली कहानी है। एकदम सही कहा आपने। कहानी का नाम है पर्दा, और आज हम इसी स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे एक पुराना मैला सा पर्दा भूख, तरप और समाज के सबसे कड़वे सच को अपने पीछे ढके हुए। और ये महज एक कहानी नहीं है, ये उस भयंकर मनोवैज्ञानिक घुटन का एक तरह से पोस्टमार्टम है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मतलब एक कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल कैसे बन सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये आपको अंदर तक असहज कर देती है। बिल्कुल असहज करती है। जब हम पर्दा की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक परिवार की गरीबी या उनके पैसों की कमी का दस्तावेज नहीं है। ये उस दबाव के बारे में है जो इंसान अपनी झूठी शान बचाने के लिए खुद पर लाद लेता है। एक मानसिक बोझ की तरह। हाँ, एक ऐसा मानसिक बोझ या कह लीजिए एक दीमक जो उन्हें अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर रही है, लेकिन बाहर से वो मुस्कुराने का नाटक करने को मजबूर है। और इस नाटक का मुख्य अभिनेता है कहानी का नायक चौधरी पीर बख्श। जी, पीर बख्श। जो स्रोत हमें बताते हैं उनके अनुसार ये एक ऐसा खानदानी मुस्लिम परिवार है जिसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। मतलब किसी जमाने में ये लोग अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों में गिने जाते थे। बिल्कुल, हमें उस समय के ऐतिहासिक और सामाजिक ताने बाने को भी समझना होगा। एक समय था जब इनके पूर्वजों के पास बड़ी बड़ी जमीनें थीं, विशाल हवेलियां थीं। नौकर चाकर भी थे। हाँ, घोड़े और काम करने वाले नौकर चाकर हुआ करते थे। समाज में उनका रुतबा ऐसा था कि बस नाम से ही काम हो जाते थे। लेकिन फिर समय बदल गया। वही हुआ, सामंती व्यवस्था चरमराने लगी, नए आर्थिक समीकरण बने और धीरे धीरे वो सारी संपत्ति, वो जमीनें समाप्त हो गईं। आय के जितने भी पारंपरिक साधन थे वे सब खत्म हो गए और परिवार एक गहरे आर्थिक संकट के दलदल में धंस गया। लेकिन विडंबना देखिए कि बैंक बैलेंस तो खत्म हो गया, लेकिन वो सामंती खुमार नहीं उतरा। वो कुमार इतनी आसानी से उतरता भी नहीं है। सही बात है। वे आज भी खुद को उसी पुराने वैभवशाली परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर करते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब लोग अपनी परफेक्ट जिंदगी का फिल्टर लगाते हैं ना इंस्टाग्राम पर। वे छुट्टियां मना रहे हैं, महंगे कैफे में कॉफी पी रहे हैं। हाँ, और असलियत में वे भारी क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे होते हैं। एकदम वही बात। बाहर से सब कुछ चमचमाता हुआ, लेकिन अंदर की सच्चाई एकदम उलट है। ये सोशल मीडिया वाली तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि आज के दौर में वो फिल्टर डिजिटल है और पीर बख्श के दौर में वो फिल्टर उनके घर के मुख्य दरवाजे पर टंगा वो पर्दा था। वो सूती पर्दा। जी, ये पर्दा केवल एक कपड़ा नहीं है, ये उनकी उस पुरानी प्रतिष्ठा, परिवार की बची खुची इज्जत का प्रतीक है और सबसे बढ़कर उस कुलीन संस्कृति का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक है, जहाँ महिलाओं का एकांत और सामाजिक सम्मान उस पर्दे से तय होता था। बिल्कुल। समाज यानी उनके जो पड़ोसी हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वे आज भी चौधरी परिवार को उसी पुरानी शान शौकत के चश्मे से देखते हैं। उसी पर्दे के कारण मोहल्ले वाले मानते हैं कि चौधरी साहब के घर के अंदर तो आज भी वही नवाबी ठाठ होंगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पीर बख्श के नजरिए से सोचना चाहता हूँ। जी, बताइए। क्या पीर बख्श पूरी तरह गलत था? मेरा मतलब है उस समय के समाज में अगर वो अपनी इज्जत खो देता, अपनी गरीबी का ढिंडोरा पीट देता, तो क्या समाज उसकी मदद करने आता? हाँ बिल्कुल, शायद नहीं आता। उल्टे उसे वो छोटी मोटी नौकरी या उधार भी नहीं मिलता जो चौधरी होने के नाते मिल जाता था। तो क्या ये पर्दा, ये दिखावा उनका एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था, एक सर्वाइवल टूल? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर यशपाल की लेखनी का जादू दिखता है। अच्छा। हाँ, शुरुआत में ये पर्दा एक डिफेंस मैकेनिज्म ही था। समाज वास्तव में बहुत क्रूर होता है, वो गिरते हुए इंसान को और नीचे धकेलता है। ये तो सच है। पीर बख्श अच्छी तरह जानता है कि जिस दिन मोहल्ले वालों को उसकी असली हैसियत पता चल गई, उस दिन से बनिया उधार देना बंद कर देगा और लोग सम्मान से बात करना भी छोड़ देंगे। बिल्कुल,
इसलिए वो हर तरह की भयानक गरीबी सहने को तैयार है, लेकिन समाज के सामने अपनी उस प्रतिष्ठित छवि को टूटने नहीं देना चाहता। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये डिफेंस मैकेनिज्म आपकी जानलेवा बीमारी बन जाए। वो कैसे? ये उस भारी लोहे के कवच की तरह हो गया था जिसे एक योद्धा इसलिए पहने हुए ताकि वो ताकतवर दिखे, लेकिन वो कवच इतना भारी है कि वो खुद उसके बोझ तले कुचला जा रहा है और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। बाप रे, ये लोहे के कवच वाली बात एकदम सटीक बैठती है। हाँ, वो बस उस बोझ को ढो रहा है। तो चलिए अब उस दरवाजे पर टंगे पर्दे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उस कवच के ठीक पीछे उस आंगन में कैसी दुनिया बसती है। वो दुनिया बहुत ही अलग है। सच में, क्योंकि सड़क से तो पर्दा दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो घुटन है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्रोत बताते हैं कि पीर बख्श एक मिल में मुंशी की छोटी सी नौकरी कर रहा है और तनख्वाह इतनी कम है कि उससे एक हफ्ते का भी गुजारा नहीं होता। और इसी वजह से कर्ज का एक ऐसा दुष्चक्र शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं है। उधार मांगकर एक का कर्ज चुकाने के लिए दूसरे से कर्ज लेकर किसी तरह घर की गाड़ी खींची जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि कई बार घर में चूल्हा तक नहीं जलता। जी, परिवार भाके कर रहा है। जो बर्तन या कीमती सामान बचे थे वो एक एक करके गिरवी रखे जा रहे हैं या बिक चुके हैं। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। मतलब बच्चे भूखे सो रहे हैं। हाँ, उन्हें पर्याप्त भोजन तक नसीब नहीं हो रहा। यहाँ आकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। मुझे लगता है कि ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार की महिलाएं घर से बाहर निकलकर कोई काम नहीं कर सकती। यही तो वो सामंती सोच है। वही तो, आज के नजरिए से सोचे तो मन करता है कि कोई उनसे कहे अरे बाहर निकलो, मजदूरी कर लो, लेकिन बच्चों को तो खिलाओ। बिल्कुल, आज हमें ये बेवकूफी लग सकती है। ये कैसा पर्दा है जो उन्हें भूखा मार रहा है? मतलब क्या ये पर्दा सच में उनकी रक्षा कर रहा था, या वो एक ऐसी जेल बन गई थी जिसकी चाबी उन्होंने खुद ही बाहर फेंक दी थी और अब बस अंदर बैठकर भूख से मरने का इंतजार कर रहे थे? अगर हम इसे आज के नजरिए से देखेंगे तो गुस्सा आएगा, लेकिन हमें उस दौर की मानसिकता की गहराई में जाना होगा। अगर हम पीर बख्श के पत्नी के चरित्र को देखें तो वो एक बेहद सहनशील और त्यागमयी महिला है। वो घर की तमाम गरीबी, हर तरह के अभाव को चुपचाप झेल रही है। और उसे अपने बच्चों के सूखते शरीर की गहरी चिंता भी है। बिल्कुल चिंता है, लेकिन उस समय के पितृसत्तात्मक और सामंती समाज में किसी कुलीन घर की औरत का बाहर जाकर काम करना या किसी के यहाँ बर्तन मांजना, हाँ, ये घोषित कर देता कि परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। महिलाओं को परिवार की इज्जत का रक्षक बना दिया गया था। मतलब आदमियों की झूठी शान का सारा बोझ औरतों के कंधों पर डाल दिया गया था। एकदम सही। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि पीर बख्श की पत्नी चाहकर भी विद्रोह नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसके अपने दिमाग में भी वो खानदानी शान और पर्दे की प्रथा इस कदर बैठ चुकी है कि उसे ये अपनी नियति लगती है। मतलब वो खुद भी उसी कंडीशनिंग का शिकार है। हाँ, वो अपने पति की इच्छा और उन रूढ़िवादी सामाजिक परंपराओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाती। वो भूख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपनी दहलीज लांघकर समाज की नजरों में गिरना उसे मौत से भी बदतर लगता है। बिल्कुल, ये कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि वे अपनी बर्बादी को भी एक तरह की शहादत मानकर जी रहे हैं। क्या बात है। और इस पूरी व्यवस्था में ना सबसे निर्दोष और सबसे ज्यादा पिसने वाले वो बच्चे हैं। जाहिर सी बात है। बच्चों को तो इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनके परदादा कौन थे या समाज में उनकी क्या हैसियत थी। बच्चों को तो बस भूख लगती है। हाँ, वो रोते हैं, उनकी जो दयनीय स्थिति है, उनकी हड्डियां जो पसलियों से झांक रही हैं, वही इस परिवार की वास्तविक आर्थिक दशा का सबसे सच्चा आईना है। बिल्कुल, वो बच्चे इस झूठे पर्दे के पीछे की सबसे क्रूर सच्चाई है। एकदम सही, क्योंकि भूख कोई सामाजिक अवधारणा नहीं है, भूख एक जैविक सच्चाई है। बायोलॉजिकल ट्रूथ। हाँ, आप अपने पड़ोसियों से झूठ बोल सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने पेट से झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं। बच्चे उस सच्चाई का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे पर्दे से ढका नहीं जा सकता, और ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता। कोई भी भ्रम हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता ना। सही कहा। और कहानी भी धीरे धीरे उसी उबाल की तरफ, उसी चरम बिंदु की तरफ बढ़ती है। घर की जो भौतिक स्थिति है वो इस बात की चीख चीख कर गवाही देने लगती है कि अंदर सब कुछ ठहरा रहा है, सब कुछ टूट रहा है। हाँ, घर की दीवारें टूट रही हैं, छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, प्लास्टर उखड़ रहा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि यशपाल ने घर की टूटती दीवारों के माध्यम से पीर बख्श के टूटते हुए मानसिक संतुलन को दर्शाया है। एक मेटाफर की तरह। जी,
जैसे जैसे घर खंडहर में बदन रहा है, वैसे वैसे उनका वो पुराना अहंकार और रुतबा भी खंडहर हो रहा है। और वो पर्दा जो उस इज्जत का इकलौता और आखिरी रक्षक बचा था, वो पर्दा भी अब पुराना, मैला और तार-तार हो चुका है। जगह जगह से फट गया है, उसमें पैबंद लगे हैं। हाँ, पीर बख्श की पत्नी कई बार मिन्नतें करती है कि इस पर्दे को बदल देना चाहिए, इसके आर पार सब कुछ दिखने लगा है, ये अब किसी भी काम का नहीं रहा। लेकिन विडंबना देखिए, क्या? उस झूठी शान को ढकने के लिए एक नया सूती कपड़ा खरीदने तक के पैसे उस नवाब परिवार के पास नहीं है। बाप रे। पीर बख्श उस फटे हुए पर्दे को ही किसी तरह जोड़ जाड़ कर लटकाए रखता है। वो फटा हुआ पर्दा दरअसल पीर बख्श की अपनी स्थिति है। मतलब वो खुद अंदर से तार-तार हो चुका है। बिल्कुल, वो खुद तार-तार है, लेकिन बस किसी तरह बाहरी दुनिया के सामने खुद को टांगे हुए है। उसे लगता है कि जब तक ये चित्रा दरवाजे पर लटक रहा है, तब तक उसकी चौधरी वाली पहचान सुरक्षित है। और फिर कहानी में वो दिन आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। वो तूफान वाला दिन। हाँ, वो दिन जब इंसानी जिद के आगे प्रकृति अपना फैसला सुनाती है। जब समाज का दबाव और इंसान का भ्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है ना, तो अक्सर एक मामूली सी घटना भी भूचाल ला सकती है। और यहाँ वो भूचाल मौसम के रूप में आता है। एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी आती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवा के झोंके इतने तेज हैं कि घर की जर्जर छत कांपने लगती है। वो पुराना मैला पर्दा हवा के थपेड़ों से बुरी तरह फड़फड़ाने लगता है। उसकी पुरानी और कमजोर रस्सियां जो उसे चौखट से बांधे हुए थीं, हाँ, वो आखिर उस भयानक दबाव को नहीं सह पाती। एक के बाद एक धागे टूटते हैं और फिर वो पर्दा धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है वो ये है कि ये केवल एक मामूली कपड़े के जमीन पर गिरने की घटना नहीं थी। तो क्या था? ये एक सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था के धड़ाम से गिरने की आवाज थी। जैसे ही वो पर्दा गिरता है, घर का वो आंगन, वो भीतरी भाग जिसे पीर बख्श ने अपनी जान की कीमत पर सालों से दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था, वो सड़क पर चलते हर राहगीर के लिए पूरी तरह अनावृत हो जाता है। बिल्कुल, बाहर सड़क से घर के अंदर का सारा खोखलापन साफ दिखाई देने लगता है। वो दृश्य कल्पना करने में कितना भयावह लगता है। सालों की छिपी हुई दरिद्रता, वो फटे हुए कपड़े, वो खाली बर्तन, वो खस्ता हाल दीवारें, सब कुछ अचानक मोहल्ले वालों के सामने नंगा हो जाता है। एकदम से। जिन लोगों को पीर बख्श ने इतने सालों तक धोखे में रखा था, उन्हें पलक झपकते ये पता चल जाता है कि जिस चौधरी परिवार को वे अब भी इतना अमीर समझते थे, वो वास्तव में दाने दाने को मोहताज हैं। पीर बख्श का तो जैसे संसार ही उजड़ जाता है। उस पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। उसे तो लगा होगा कि उसकी बची कुची सारी इज्जत, उसका पूरा अस्तित्व ही उस पर्दे के साथ जमीन पर गिर गया। मानसिक रूप से तो उसके लिए ये मृत्युदंड जैसा ही था। उसे लगा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर गहराई से इस पूरी घटना का विश्लेषण करें, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? असल में क्या लुट गया? क्या पर्दे के गिरने से उनकी दौलत छिन गई? नहीं, वे तो पहले से ही कंगाल थे। क्या उनका खाना छिन गया? नहीं, वे तो पहले ही भूखे मर रहे थे। तो वास्तविकता तो ये थी कि वो भयंकर गरीबी, वे अभाव तो वहाँ सालों से मौजूद थे। पर्दे के गिरने से किसी भी तरह की कोई नई आर्थिक या शारीरिक क्षति नहीं हुई थी। तो फिर टूटा क्या था? टूटा था वो भ्रम। समाज की नजरों से जो छिपा था, वो केवल एक भ्रम था। इल्यूजन। जी, पर्दे के गिरने से केवल वो भ्रम टूटा था। वो झूठा अहंकार और दिखावे का जो एक आडंबर रच रखा था उन्होंने, बस उसका अंत हुआ था। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? यशपाल हमें यह समझा रहे हैं कि पीर बख्श का असली दुश्मन उसकी गरीबी नहीं थी, बल्कि उसका वो दिखावा था जिसने उसे उस गरीबी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। कमाल की बात है। तो अब क्या होता है? अब तो पर्दा जमीन पर है और उनकी सच्चाई सबके सामने। क्या वो आंधी पीर बख्श के लिए एक त्रासदी थी, या मैं इसे एक क्रूर बचाव कहूं, ब्रूटल रेस्क्यू? ये निश्चित रूप से क्रूर बचाव था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन जान बच गई। अब परिवार के पास कोई विकल्प नहीं बचता, वे मजबूर हैं। अंततः उन्हें अपनी उस वास्तविक स्थिति को, उस नग्न सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। जिस सच्चाई से वे सालों से भाग रहे थे। हाँ, वो अब उनके ठीक सामने खड़ी थी। और मजे की बात यह है कि जब समाज को सच्चाई पता चल जाती है, तो वो दिखावे का सारा दबाव अचानक से खत्म हो जाता है। मतलब अब उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे। बिल्कुल नहीं।
क्योंकि पड़ोसी अब सब कुछ देख चुके हैं। ये तो एक तरह की अजीब सी आज़ादी है, बदनामी की आज़ादी। मतलब जब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी सबको पता चल जाए तो कोई आपको उससे डरा नहीं सकता। बिल्कुल। यशपाल इस कहानी के माध्यम से यही सबसे बड़ा प्रहार करते हैं। वे उस सामंती मानसिकता पर चोट करते हैं जो मेहनत मजदूरी करने को अपना अपमान समझती है, लेकिन भूखे रहकर झूठी शान दिखाने को अपना गौरव मानती है। सही कहा। यह कहानी हमें बताती है कि झूठी शान शौकत का जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। आप चाहे जितने बड़े खानदान से हों, अगर आज आपकी स्थिति खराब है तो उस आर्थिक वास्तविकता को स्वीकार करना ही सबसे पहला कदम है। क्योंकि जब तक आप बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। एकदम सही। और शायद यही कारण है कि ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो यशपाल जी ने जिस तरह से एक साधारण सी घटना, मतलब हवा से एक पर्दे के गिरने के माध्यम से पूरे समाज के दोगलेपन को उधेड़ कर रख दिया है, वो बेजोड़ है। बेजोड़ है। चौधरी पीरबख्श का परिवार अपनी गरीबी से ज्यादा अपनी उस झूठी प्रतिष्ठा का भारी बोझ उठा रहा था। और यशपाल का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए। सच्चा सम्मान केवल बाहरी दिखावे से नहीं मिलता। वो तो ईमानदारी और परिश्रम से मिलता है। जी। बड़े बड़े दरवाजों या कीमती पर्दों के पीछे छुपकर आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को नहीं। इसलिए कहानी के अंत में जब वो पर्दा जमीन पर गिरता है तो असल में वो सूती कपड़ा नहीं गिरता, बल्कि वो सामंती मानसिकता मरती है। ये एक दर्दनाक लेकिन बेहद जरूरी मुक्ति की कहानी है, लिबरेशन। बिल्कुल, लिबरेशन। ये सचमुच एक बहुत ही गहरी और झकझोर देने वाली कहानी है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को अहमियत दे रहे हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ पहुंचे हैं। एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में रह जाता है, और ये हम सब के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न है। वो क्या? देखिए, चौधरी पीरबख्श का सूती पर्दा तो चलो तेज हवा के एक झोंके से गिर गया था और वो अपनी झूठी दुनिया से आजाद हो गया। लेकिन हमारे आज के समाज में आज हम दरवाजों पर पर्दे नहीं लगाते, लेकिन हम सब ने अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं और अपने मानसिक खोखलेपन को छिपाने के लिए जो ये आधुनिक पर्दे तान रखे हैं, सोशल मीडिया वाले पर्दे। हाँ, चाहे वो हमारी चमचमाती डिजिटल प्रोफाइल हो, हमारी महंगी EMI वाली गाड़ियां हों, या हमारी हमेशा खुश दिखने की जिद हो। ये तो सोचने वाली बात है। इन अदृश्य पर्दों को गिराने के लिए किस तरह के तूफान की जरूरत पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस आंधी का इंतजार करेंगे जो हमें दुनिया के सामने बेनकाब कर दे, या हम खुद अपनी मर्जी से कभी वो पर्दा हटा पाएंगे? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।